जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो हम लोग सीटेट के लिए लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स के अपने प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 6 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है मैथ सब्जेक्ट के लिए, और ईवीएस के भी हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पर मैसेज करके ईवीएस के नोट्स, सेकंड पेपर के लिए आप लोग एसएसटी के नोट्स एंड सेकंड पेपर के लिए ही आप लोग साइंस के नोट्स भी यहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ गिवन है। ये वो 30 क्वेश्चन है कि इसी टाइप के, ये समझ लीजिए ऐसा ही पेपर में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो देखिए, रमेश ने 19:50 अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे अपनी यात्रा समाप्त की। यात्रा की पूरी करने में लिया गया समय है। तो याद रखिएगा, रेलवे का कभी टाइम दिया जाएगा तो वहां 12:24 तक बजेंगे। कैसे? 24 तक बजेंगे। और आप लोग क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए जो भी टाइम आपका दिया जाएगा, जो भी टाइम आपका दे रखा होगा 12 से ऊपर, उसको आप 24 से काउंट कीजिएगा। कितने से? 24 से आपको उसको काउंट करना है। तो यहां देखिए, ये है आपका 19:50, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं ये 7:50 PM हो रहे हैं। और 12 के बाद ऊपर जैसे ही टाइम जाएगा 13, 14, 15, 16 ये होता जाएगा। इट मींस वो PM है, इतना आपको याद रखना है। अब यहां है 11:20 ये टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहां में दे रखा है 23:20 और ये टाइम भी क्या हो रहा है, हमारा PM हो रहा है। डेट यहां पर चेंज है नहीं, यानी कि सेम उसी डे की ये बात है। तो 7:50 पर उसने अपनी यात्रा शुरू की और उसने अपनी यात्रा जो कंप्लीट की, उसने जो यात्रा कंप्लीट की ये की 23:20 पे। तो उसने कितना टाइम लिया, कितने बजे शुरू की, 23:20 तक खत्म की। तो 11:20 से हम लोग क्या कर देंगे, इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7:50 को। इस टाइम को हम घटा देंगे, आंसर आपका निकल आएगा। कभी कभी क्या देता है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, जिससे प्लस 24 घंटे हम लोग उसमें एक दिन के कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज समझिए आप लोग, 20 से 50 को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी लेंगे, बोरो ले लेंगे। ठीक है ना, बोरो लेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, वैसे हम लोग 100 लेते थे, 100 से माइनस करते थे, लेकिन ये टाइम है। तो टाइम में आप जानते हो 1 मिनट इक्वल जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 आवर जो होता है। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ से 1 आवर उधार लेते हैं। तो यहाँ बचे अब 10 बजे, और यहाँ क्या हो गया, ये आपके पास 20 मिनट थी, 60 मिनट और हमने ले ली, तो यहाँ 80 मिनट आपकी हो गई। 20, 30, 60 ले ली तो 80 मिनट हो गई। अब 10:80 में से 7:50 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए, 0 से 0, 10 से 5, 8 से 5 किया 3, और 10 से 7 किया 3, तो 3 आवर 30 मिनट। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3 आवर 30 मिनट किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 3 आवर 30 मिनट हमें दे रखा है। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं था। रेलवे का टाइम याद रखिएगा 24 तक बजते हैं। 12 से ऊपर 13, 14, 15 कितना भी लिखा हो, ये समझ लीजिएगा वो PM है। इसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 20 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते थे। 60 मिनट हमने बोरो ले ली थी। 60 मिनट एंड 20 मिनट 80 मिनट हो गए थे। 80 से 50 सब्ट्रैक्ट किया 30 आ गया। 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया। तो 3 आवर 30 मिनट हमें उसको यात्रा करने में रमेश को टाइम लगा था। अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ गिवन है कि गुणनफल 101 मल्टीप्लाई बाई 203, इन दोनों को अगर हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो इसमें हम क्या जोड़ें ताकि परिणाम जो है 20,614
हो जाए। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि 101 मल्टीप्लाई 203, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो मान लिया मैंने x जोड़ा जाए, ये किसके इक्वल हो जाता है, 20,614 के इक्वल हो जाता है। यानी कि इसके गुणनफल में क्या जोड़ दें कि हमें 20,614 मिल जाए। तो मैंने ले लिया कि x जोड़ दें। अब इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 101 203 का करते हैं मल्टीप्लाई। पहले हम 3 का करेंगे, तो 3 का किया 303। अब 0 का किया तो 102030। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे तो 202, इसको प्लस कर दीजिए 30502। तो ये मिल गया आपको 20,503 प्लस एक्स इक्वल ये है 20,614। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ट्रांसपोज कर देंगे। इस वैल्यू को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते टाइम मैं बता चुका हूं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जिसका हो रहा होगा उसका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका यहां हो रहा है प्लस, ये राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। इससे कर दिया हमने 20,503 को सब्ट्रैक्ट। तो देखिए 4 से 3 को किया 0, 1 से 4 से 3 किया 1, 1 से 0 किया 1, 6 से 5 किया 1, ये 0 0। तो यानी कि आपको मिला 111। क्या मिला, 111 आपको आंसर मिला। और 111 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका 111 दे रखा है। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि जो भिन्न गिवन है हमें 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 एंड 3/2। इनमें से ये बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ लिखा नहीं, सबसे बड़ी पूछी गई है और सबसे छोटी भी यहाँ पर पूछी गई है कि कौन कौन सी भिन्न है जो सबसे बड़ी हैं और जो सबसे छोटी है। तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कई तरीके से कर सकते हैं, भिन्न का कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा सा एक मेथड आपको बता देता हूं, इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए 2 का जब मैं 3 में डिवाइड दूंगा तो ये मिलेगा हमें 1.5। 2 का डिवाइड दिया 3 में, मैंने 1.5 मिला। सेम ऐसे ही अगर 4 का डिवाइड में 3 में दूंगा तो ये मिलेगा हमें 0.75। क्या मिल जाएगा, 0.75 हमें मिल जाएगा। इतना आप डिवाइड देके देख लीजिएगा। 4 का डिवाइड 5 का डिवाइड में 4 में दूंगा तो 0.8 मिलेगा। 2 1 का डिवाइड जब मैं मतलब 2 से डिवाइड 1 में देंगे तो 0.5 मिलेगा। और 5 में डिवाइड दूंगा मैं 6 से तो 0.8 कुछ मिलेगा। 0.8 के बाद भी हमें कुछ मिलेगा, मान लीजिए 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अप्रोक्स ये मिलेगा, यहाँ 0 लगा सकता हूँ। 2 डिजिट में सभी आंसर ले लिए मैंने। अब आप यहाँ देख सकते हो सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर ये दिखाई दे रहा होगा। और सबसे छोटे की बात करूं मैं तो सबसे छोटा ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यही दोनों नंबर जिसमें होंगे वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा गया है। तो सबसे बड़ा 3/2, तो देखिए 3/2 इसमें नहीं है, 3/2 इसमें नहीं है, 1/2 है। अब देखिए यहाँ 1/2 तो है लेकिन 3/2 नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 3/2 एक ही ऑप्शन में है और 1/2 ये दोनों ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है गुणनफल है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 हमें मिल जाए। तो पहले हम लोग कर रहे थे प्लस, अब हम करेंगे माइनस। तरीका वही होगा कि 105 में मल्टीप्लाई करना है 806 से, और इसमें से क्या घटाया जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से x घटाया जाए। तो मान लीजिए मैंने कर दिया, इसमें x घटाया जाए और क्या मिलना चाहिए हमें, 83,902 हमें मिलना चाहिए। तो अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। ये है 105, ये है 806। पहले 6 से किया तो 6 5 30 और 6 1 6, 0 से किया। अब करेंगे हम लोग 8 से, तो 8 5 40, 8 1 8, ये 0 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ। तो 84,630 ये हमें मिल चुका है। 84,630 हमें मिल चुका है। अब इसमें से मैंने माना कि x घटाया जाए, इक्वल आता है 83,902 के।
अब देखिए ये यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल 83,902 और माइनस कर देंगे हम 84,630, इसमें से माइनस किया तो माइनस एक्स इक्वल, इसमें से करेंगे इसको हम लोग माइनस, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 10 हो जाएगा, 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 8 बचा, यहाँ 2 है 2 से 0 किया 0 2 आ गया, ठीक है ना। अब 6 से 9 हो नहीं सकता तो 16 से 9 को किया तो 7 आ गया, यहाँ 3 था 3 से 3 गया 0, 8 से 8 गया 0, तो आपको जो मिला 728 मिला, और 728 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन आता है, जो बड़ा नंबर हमारा होता है उसी का साइन आ जाता है, तो ये माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो हम लोग x घटा रहे थे तो x की वैल्यू जो निकल कर आई हमारी, ये निकल कर आई 728, तो 728 हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो गया। एक बात और याद रखिएगा आप, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपको सीरियल का भी याद रखना है। आजकल क्या होने लगा है, सीरियल ऊपर नीचे कर देते हैं, बी को नीचे कर दिया सी को ऊपर कर दिया है, तो इस चीज का विशेष आप ध्यान आपको लोगों को रखना है कि जब आप सर्कल फिल करोगे, ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है सीटेट का, तो याद रखना तीसरे नंबर पर है, इट मीन सी, इसको फिल मत कर देना, बहुत ही ध्यान से पढ़कर फिल करना है कि हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है कि फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पल्ले में, ये है 2 होल 1/2 kg, याद रखिएगा ये है 2 होल 1/2 kg, है ना, सही से लिख देता हूं मैं, 2 होल 1/2 kg के बट्टे रखे, और दूसरे पल्ले में उसने क्या किया, 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे, फलों का वजन कितना है। मतलब एक फल विक्रेता है, वो तराजू के एक साइड में 2 होल 1/2 यानी कि 2.5 kg वेट रखता है, दूसरी साइड एक 200 ग्राम का बांट रखता है, एक 100 ग्राम का बांट वो रखता है, इसके अलावा जो भी बचा हुआ वेट होता है उसमें वो फ्रूट्स रखता है। तो उसने टोटल फ्रूट्स का वेट क्या था, तो देखिए यहां से टोटल उसने जो रखा ये था 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं 2500 ग्राम, इसको कह सकते हैं, ग्राम में है तो चलिए मैं ग्राम में आंसर निकाल के दिखा देता हूं। आप जानते हो 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम इक्वल आपका 1 किलोग्राम इक्वल आपका 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 2 होल 1/2 है यानी कि 2.5 किलो हो गया, तो ये हो गया 2500 ग्राम, कितना हो गया 2500 ग्राम। अब उसने क्या किया, एक साइड रखा 200 ग्राम वेट और 100 ग्राम वेट, यानी टोटल वेट हो गया 300 ग्राम, बाकी के रखे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का वेट निकल आएगा 2500 ग्राम में से 300 ग्राम जब आप घटा देंगे तो निकल आएगा आपका 2200 ग्राम। ये 2200 ग्राम क्या है आपका, ये 2200 ग्राम फ्रूट्स का वेट है, ये 2200 ग्राम क्या है, ये 2200 ग्राम जो है ये फ्रूट्स का वेट है, तो फ्रूट्स का वेट कितना है 2200 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, यहां दे रखा है इफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन वी गेट, इसमें गिवन है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट के नंबर को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए कभी भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 10 डिजिट का, उतने ही टाइम आपको ले लेना है 9, 1 2 3 4 5 डिजिट का हमें निकालना था। अब लेना है हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी कि अगर उनके हम लोग फैक्टर्स करें तो 1 आएगा और वो खुद नंबर जो है इटसेल्फ वो खुद मिलेगा। कंपोजिट क्या हो जाएगा, 1 से भी होंगे, खुद से भी होंगे, इसके अलावा और नंबर से भी वो डिविजिबल हो जाएंगे। प्राइम नंबर के एग्जांपल की बात करें तो 2 यानी 2 हमारा है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है ना, 17 19 23, ये हमारी प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि जब इनके फैक्टर्स करते हैं तो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया,
14 हो गया, ये सभी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर हमारा होता है ये 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमने इनको ऐड किया तो 2 और 9 11, 11 हो गया। 1 कैरी मिला 9 1 10, 1 कैरी मिला 9 1 10, 1 कैरी मिला 9 1 10, 1 कैरी मिला 11। ये आपको मिल चुका है। ये आपको यहां से क्या मिल चुका है? ये आपको यहां से मिल चुका है, सॉरी ये मिल चुका है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये आपको मिल चुका है। तो ये नंबर अब क्या है? ये नंबर क्या है ये बताना है। सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या, यानी कि सबसे बड़ा 6 डिजिट का ऑड नंबर है ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का ऑड नंबर तो ये नहीं है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो मैं यहां क्या कर सकता था? 1 9 9 9 9 8 कर देता, वो नंबर 6 डिजिट का होता और ये भी हमारा 6 से डिविजिबल हो जाता। तो ये तो है नहीं। ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? नहीं। सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या बताई? 6 अंकों की क्या होती है? 99999 लगा देते वो हो जाती। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट तो है नहीं क्योंकि मैं यहाँ 0 कर दूंगा तो 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या बन जाएगी ये। तो ऑप्शन सी बचता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर, ये 6 डिजिट की सबसे छोटी वाली क्या है? विषम संख्या है। 6 अंकों की क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या हम इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 का भी आंसर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। तो यहां गिवन है, फिर समझ लीजिए हिंदी में, कि 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। यानी कि 6 घंटों में जितनी सेकंड होती हैं उनमें से इतने दिन में मिनट कितने दिन के बराबर ये होंगी। तो एक चीज समझिए, 1 मिनट जो आपका होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। और आप जानते हो कि 1 आवर में 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 1 घंटा निकाले, घंटा बराबर निकालें, वो 60 इंटू 60 इक्वल 3600 सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 घंटा जो होता है आपका 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो 6 घंटे में हमारी कितनी सेकंड हो जाएंगी? 6 घंटे में हमारी सेकंड जो होंगी, 6 घंटे में सेकंड कितनी होंगी? 6 इंटू 3600, यही तो होंगी। अब ये पूछा गया है ये किसके बराबर है, कि निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। तो आप जानते हो एक दिन में 24 घंटे, कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो यहां पर मान लीजिए मैं एक्स डेज ले लेता हूं कि एक्स दिनों के बराबर है, एक्स दिनों के बराबर है। और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। तो ये आपका बन चुका है इक्वल। अब आप इसको काट लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो ये दे रखा है आपका 6 घंटे में कितनी सेकंड होंगी? टोटल सेकंड होंगी। अब यहां पूछा है, मान लीजिए एक्स दिन है, तो एक दिन में 24 घंटे हो गए और 1 घंटे में 60 मिनट हो गई। इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये 6 से काट देते हैं 24 को 4 टाइम, 24 को हमने 4 टाइम इसको काट दिया। अब हमने क्या किया, x 60 से, या फिर ऐसे कहेंगे 6 0 से 0 काटा और 6 से ये 360 जो है इसको 60 टाइम काट दिया। अब यहां पर 4x है, यहां पर 60 है, तो इस 4 से 60 को काट दिया 15 टाइम, तो x की वैल्यू जो आई आपकी 15 डेज आई। कितना इजी क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी? 15 डेज। यहां पर x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। कितने दिनों के बराबर? 6 घंटों में सेकंड की संख्या होगी वो 15 दिनों में मिनट की संख्या के बराबर हमारी हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 इसमें गिवन है कि 57,341 में से 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो दोनों में क्या कर लेते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं।
कैसे, प्लेस वैल्यू। तो पहला है हमारा 57,341 और इसमें किसकी निकालनी है, 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 7 इंटू 1000 हो जाएगा, इक्वल आपका 7000 हो गया। दूसरा नंबर है हमारा 75,431 और इसमें वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100 इक्वल आपका हो जाएगा 400, इक्वल आपका क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर अंतर पूछा गया है। तो 7000 हमारा बड़ा नंबर है, 400 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है। सब्ट्रैक्ट किया 0 0, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ मिला 6 और 6 से सबको किया तो 6, तो ये मिला 6600 तो 6600 यानी कि 6600 हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत छोटा सा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि 3/4 में कितने 1/12 है। तो कितने 1/12 है, तो इसके लिए कर लिया हमने डिवाइड। क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 3/4, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पहुंच गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, 4 से 12 को काटा 3 टाइम और 3 3 9। तो कितने 1/12 है, 9 1/12 हो जाएंगे आपके 3/4 के अंदर। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कि 200 लीटर धारता वाली एक टंकी का भाग पानी 3/4 से भरा हुआ है। एक टंकी में पानी है 200 लीटर जो 3/4 भाग भरा हुआ है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। यानी कि एक आपकी टंकी है जिसमें 200 लीटर पानी आता है और वो 3/4 भरी हुई है। तो जो अब खाली पार्ट है उसमें 5000 ml वाली बाल्टी से पानी डालना है, तो उसमें कितनी बाल्टी आएंगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं कितना पानी उसमें भरा हुआ है। भरा हुआ भाग कितना है उसका 3/4, तो 200 का 3/4 इतनी ये भरी हुई है। 200 का 3/4 इतनी भरी हुई है। 4 से जब हम 200 को काट देंगे 50 आ जाएगा, 50 आएगा और 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिलेगा। यानी कि 150 लीटर इसमें पानी है। तो खाली कितनी है अब ये, खाली कितनी है, खाली देखिए कितनी है, 200 लीटर टोटल पानी था, 150 लीटर भरी हुई है, तो 50 लीटर खाली है। 50 लीटर ये आपकी खाली है। अब एक चीज समझिए, इसमें जो पानी भरेंगे 50 लीटर की बाल्टी में, जब टंकी में जब पानी डालेंगे तो जिस बाल्टी से डालेंगे उसकी कैपेसिटी है 5000 ml और आप जानते हो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 5000 ml की जो बाल्टी है इसको जब लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से 5000 में जब मैं डिवाइड दूंगा तो आप जानते हो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 5 लीटर। यानी बाल्टी जो है वो 5 लीटर की है। कितने लीटर की, 5 लीटर की आपकी बाल्टी है और 50 लीटर आपको पानी डालना है भी टंकी में। बाल्टी कितने है, 5 लीटर की है, तो 50 में 5 से मैं डिवाइड दूंगा तो यहां पर 10 आ जाएगा। यानी कि 10 बार पानी डालना पड़ेगा। कितनी बार, 10 बार उस बाल्टी से पानी डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 10 टाइम्स हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन अब तक अगर आपको प्रॉब्लम आई हो, समझने में कोई दिक्कत रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ लग रहा हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप कमेंट में या नंबर जो गिवन है वहां, नंबर ये रहा आपका, इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ईवीएस के या मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स और आप साइंस की नोट्स भी इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब हमें टाइम इतना नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज रेस्पेक्टिवली द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
यहां पूछा गया है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें है। सबसे पहले पूछी गई है मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो देखिए पहले आपका वी है, तो जब मैं वी में सिमेट्री लाइन बनाऊंगा तो ये बनेगी, यानी वी में सिमेट्री लाइन आपकी बनेगी एक। कितनी लाइन बनेगी वी में सिमेट्री लाइन, देखिए ये वी है, मान लीजिए बड़ा बनाता हूं, तो ये वी की सिमेट्री लाइन होती है। वी की सिमेट्री लाइन हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी वी की सिमेट्री लाइन हो गई। अब दूसरा लेटर है यहाँ पर एक्स। जब हम एक्स की बात करेंगे, जब हम एक्स बनाएंगे तो ये एक्स है। एक्स की जो सिमेट्री लाइन होती हैं ये हमारी होती हैं ये, यानी एक्स में दो सिमेट्री की लाइन हो जाती हैं। ये एक्स में हमारी दो सिमेट्री की लाइन हो जाएंगी, तो इसमें हो गई दो। ये है एम। अब है अगला लेटर आपका एम। एम में भी क्या होती है आपकी एक ही सिमेट्री की लाइन होती है। एम में क्या होती है, एक सिमेट्री की आपकी लाइन होती है इस तरीके वाली। बात करते हैं एन। एन की अगर बात करें तो एन में कोई भी आपकी सिमेट्री लाइन नहीं होती। एन में कोई भी सिमेट्री लाइन आपकी नहीं होती। अब है टी, तो टी में भी आपकी एक सिमेट्री लाइन होती है। टी में भी क्या होता है, एक सिमेट्री लाइन आपकी यहां से ऐसे बन जाती है टी में। अब देखते हैं हम लोग यहां पर सिमेट्री लाइन लिख लेते हैं। इसमें हुई 1, यहां हुई 2, यहां हुई 1, इसमें हुई 0 और इसमें हुई 1। तो आपसे पूछा गया कि मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली। तो मिनिमम होती है आपकी एन में और मैक्सिमम होती है एक्स में। तो आपके आंसर होंगे एन एंड एक्स। तो एन देख और एक्स देखते हैं हम लोग, तो एन एंड एक्स हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहां से अब आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे। चलिए, ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव आंसर यहां आपसे पूछा गया, जहां कहीं भी नहीं आ जाए आप वहां ऐसे सर्कल लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सावधानी से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गलती रहने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो नहीं पूछा है कौन सा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। और किसकी क्लास के लिए, प्राइमरी के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, तो देखिए यहां पर बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। जी हाँ, ये तो है, हम बच्चों को छोटी छोटी क्लासेस में देते हैं, दे दिया जाता है कि आप अनुमान लगाइए ये फिगर बड़ा है या ये फिगर बड़ा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन देते हैं, तो अनुमान लगाना तो हम सिखाते हैं उन्हें। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब आते हैं कि मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। जी हाँ, बिल्कुल है, मापन की जो भी मानक इकाइयां हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनसे बच्चों को हम परिचित कराएंगे। ये ऑप्शन भी राइट है। बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना। जी हाँ, बिल्कुल भी, दोनों में डिफरेंशिएट करना हम लोग बिल्कुल सिखाएंगे, ये भी सही है। मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। देखिए प्राइमरी में ही हम चाहें कि बच्चा मापन की सभी जो भी समस्या है, सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने में निपुण हो जाए, तो प्राइमरी में ये पॉसिबल हमारा नहीं होता, इसलिए रॉन्ग आंसर हमारा ये हो जाएगा। और हमसे नेगेटिव यानी कि रॉन्ग ही पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। गणित की पाठ्यचर्या का कौन सा भाग नहीं है, अनुमान लगाना ये तो है, डाटा हैंडलिंग भी आता है बच्चों के लिए, डाटा हैंडलिंग भी है, पैटर्न्स में भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती प्राइमरी क्लास में, प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ये जूनियर और हम कह सकते हैं 9th-10th में जाके हमें देखने को मिलती है, 8th क्लास में भी थोड़ी बहुत आ जाती है, तो प्राइमरी क्लास में हमें प्रोबेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा, गणित की कक्षा परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न है। ये 30 स्टूडेंट्स ने गणित के पेपर में मार्क्स मिले, वो डाटा गिवन है आपको। इसमें दे रखा है 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले और 20 या उससे ज्यादा अधिक प्राप्त करने वालों की संख्या में अंतर। तो आप यहां निकाल लीजिए, पहले निकालिए 20 से कम कितने हैं।
20 से कम वाले, 20 से कम कितने स्टूडेंट्स के हैं वो देखिए, और 20 से ज्यादा वालों को एक साथ रखेंगे। तो पहले 20 से कम निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। ये कितने हैं? 20 से कम वाले कितने हैं? 16 है। 20 से कम वाले आपके 16 हैं। 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा वाले कितने हैं? यहां निकाल लेते हैं। वैसे तो 14 बचेंगे, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए क्योंकि 30 स्टूडेंट है, ये 16 है और टोटल 30 है, तो 14 बचे। बट फिर भी क्या, एक बार हम लोग कि हमने सही किया है नहीं उसके लिए काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जी हाँ 14। अब दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, 16 और 14 का डिफरेंस क्या है, ओरली बता सकते हो। दोनों का डिफरेंस बी है। इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 जो है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी गिवन है आपको सी के प्लेस पे। तो मैं फिर बोल रहा हूं, सर्कल फिल करते समय इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट में। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको एनईपी से देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है 5 से 8 क्वेश्चन भी आपको एनईपी से देखने के लिए मिल जाए। तो एनईपी का ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए शिक्षा नीति 2020 यानी कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। आप जानते हो 1986 के बाद हमारी नई शिक्षा नीति आई है, 34 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? 34 सालों के बाद देखने को हमें मिली है। सन 1986 में हुई शिक्षा नीति में पहला न्याय परिवर्तन है। इस शिक्षा नीति के अनुसार अब शिक्षा का प्रारूप क्या कर दिया गया है? 5-3-3-4 के फॉर्मेट में होगी। अब स्कूल के नियम क्या है, इनमें से ये बताना है। अब स्कूल के नियम, यहां एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, बट इतना चलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब मैं बता दे रहा हूँ 19, आप जानते हो कि 1986 में हमारी शिक्षा नीति आई थी। इसके बाद जो शिक्षा नीति देखने के लिए मिली है ये 34 सालों बाद हमें, यानी कि कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020 को ये आई थी। अब जो फॉर्मेट है, पहले के फॉर्मेट को 10+2+3 वाले को पहले फॉर्मेट क्या था? 10+2+3, इसको चेंज करके अब क्या कर दिया है? इसको कर दिया है 5+3+3+4। इसको याद रखिएगा। 5 क्या है आपकी? 5 साल तक प्री प्राइमरी, फाउंडेशन स्टेट है, स्टेज आपकी प्री प्राइमरी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये कैसे चलेगी? ये पहले चलेगी आपकी 3 साल तक प्री क्लासेस जो होती हैं, इसके बाद फर्स्ट या सेकंड, 3 क्लास तक प्री हो गई। इसके बाद इसमें चलेगी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो ये भी प्री के अंदर इन्होंने डाल दिया है फाउंडेशनल स्टेज, इसको नाम दे दिया है। क्या नाम दिया? फाउंडेशनल स्टेज। 5 साल में मैं बता चुका हूं, प्री क्लास 3 और 1 और 2 ये फाउंडेशनल स्टेज हो गई। इसके 3 साल तक 3 से 5, 3 से 5 यानी कि 3 4 5 ये आपकी हो चुकी है प्रिपेटरी स्टेज। इसके बाद अगली 3 साल तक चलेगी हमारी 5 से 8 नहीं, 6 से 8 होना चाहिए। कितनी? 6 से 8। तो 6 to 8, 6 to 8 हो जाएगी आपकी मिडिल स्टेज। क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी मिडिल स्टेज। और उसके बाद में जो 4 साल की है, ये 4 साल 8 नहीं है, 9 से 12 होना चाहिए, 9 से 12, और ये हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज। तो जो याद प्रारूप है वो याद रखिएगा, 5+3+3+4, इस प्रारूप का आपको याद रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तकों में अवधारणाएं। पाठ्य पुस्तकों में गणित की अवधारणाओं में अवधारणा क्या है? जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए। कैसी बढ़नी चाहिए? जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए।
लीजिए, ठीक है ना। दूसरा इसमें गिवन है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। थर्ड है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। और ऑप्शन डी है कि मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो गणित की पाठ्य पुस्तक में जो अवधारणा है ये कैसे बढ़नी चाहिए, तो ये अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। किससे? मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप लोग इन चीजों का याद रखिएगा कैसे बढ़नी चाहिए, सभी बता देता हूं मैं। अवधारणा जो है, चिंतन के आधार क्या क्या है ये याद रखिएगा। चार मैं बताता हूं, चार ही पूछे जाते हैं ज्यादातर कि इनमें से कौन सा है या नहीं है। तो पहला सरल से जटिल की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा है उदाहरण से नियम की ओर, और चौथा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका गिवन है। 18 यहां आपको गिवन है कि यहां गिवन है आपको एक 90 सेंटीमीटर वाला तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो तार आपको गिवन है ये 90 मीटर लंबा है। जब 90 मीटर लंबा है और इसकी शेप कैसी है, आयत है, तो आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब यहां पर पेरीमीटर आपको दे दिया गया है कि पेरीमीटर उसका 90 है। पेरीमीटर 90 है और आपको क्या दे दी गई, चौड़ाई भी दे दी गई है। तो आप लंबाई निकाल लीजिए और लंबाई चौड़ाई जब आपको मिल जाएंगे तो आप इजीली क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लंबाई मान लीजिए एल ही होगी, ब्रेथ गिवन है चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या करेंगे 90 बराबर आपका हो जाएगा 2l प्लस 30। अब हम क्या करेंगे 30 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 30 माइनस का हो जाएगा। तो 90 माइनस 30 इक्वल आपका 2l आ गया। तो ये आ गया 60 इक्वल 2l, यानी एल की वैल्यू जो आ गई वो 30 मिली। एल की वैल्यू क्या मिली आपको 30। आपके पास ऑलरेडी क्या है, ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया आपका निकल आएगा एल इंटू बी से। एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी से आपका एरिया मिल जाएगा। लेंथ आपने निकाल ली 30, ब्रेथ ऑलरेडी आपके पास 15 है, एरिया मिल गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया मिल गया। तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। सी नहीं ये बी है। फिर देखिए सी के प्लेस पे क्या है, ये सी नहीं ये बी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है, एक हमें टेबल दे रखी है। इस टेबल में क्या है, विद्यार्थियों के पसंदीदा खेल है और विद्यार्थियों की संख्या हमें गिवन है। यहां में क्या करता है, एक विद्यार्थी केवल एक ही खेल पसंद करता है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा आपको वो चूज करना है। पहला देखते हैं कि वॉलीबॉल पसंद करने वालों विद्यार्थियों की संख्या बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो वॉलीबॉल 75 पसंद करते हैं, बैडमिंटन 60 पसंद करते हैं। तो यहां तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां है कि वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बैडमिंटन 60 पसंद करते हैं, ये 75 पसंद करते हैं की संख्या से कम है। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि ये ज्यादा है कम नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन यहां हो जाता है आपका रॉन्ग। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी कि क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 90 पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। तो फुटबॉल पसंद की जाती है 55 के द्वारा, और ये कह रहा है कि 90 55 से 25 अधिक है। तो जब मैं इसमें 25 प्लस करूंगा तो आपको जो मिलेगा वो 80 मिलेगा, और जबकि 90 होना चाहिए। तो ये भी आपका हो गया रॉन्ग। पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग। तीसरे की चलते हैं कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो फुटबॉल 55 पसंद करते हैं। वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है। वॉलीबॉल पसंद किया जाता है आपका 75 स्टूडेंट्स के द्वारा। क्या इससे ये 15 कम है, नहीं, इससे तो ये 30 कम है, 20 कम है। तो ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो बैडमिंटन कितने पसंद करते हैं, 60 स्टूडेंट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। क्रिकेट पसंद किया जाता है 90 स्टूडेंट्स के द्वारा।
तो ये इसका 2/3 है। तो देखिए 90 का 2/3 यानी 2/3 का मतलब हो गया 2/3। तो 3 से 90 को रिड्यूस किया 30 टाइम, तो 32 या 60, तो दोनों बराबर हैं, 2/3 हैं। जी हाँ 2/3 हैं। तो ये आपका दोनों इक्वल आ गए। इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कोई अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के सीटेट में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलने से पहले आप हम लोग 20, अच्छा 20 देख लेते हैं। 20 हमारा रह गया। द नंबर ऑफ डिग्री इन द 3 एंड यानी कि 2/3 राइट एंगल में कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। यानी 3 और 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके नीचे रख लीजिए आप लोग 1, इसके नीचे 1 रखा तो एलसीएम मिला आपको 3। 1 का डिवाइड दिया 3 में 3 टाइम, तो 3 3 9 प्लस 2 यानी ये मिला 11/3 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 90। तो 3 से इसको डिवाइड दिया 90 को 30 टाइम, 11 और 30 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 330। क्या मिला 330, और 330 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करने से पहले अगर आप ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स, साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं या मैथ्स और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है। कौन सा इनमें से सही है आपको ये बताना है। तो देखिए यह स्थानीय मान की अवधारणा पर आधारित है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों की परिमित समूह का प्रयोग करके निरूपित की जा सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल की जा सकती हैं। यह एक चित्रलिपि पर आधारित व्यवस्था है। चित्रलिपि पर यह आधारित नहीं है, रॉन्ग हो गया। किसी भी संख्या में अंकों का क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखा जाए, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 78 लिखना है तो दाएं से बाएं बाएं से दाएं का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां आपको ए और बी दो सही हैं, तो ए और बी, ये ए और सी है, सी और डी है, बी और डी है, यानी ए और बी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन की विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां विद्यालय कहां सिखाता है, जहां परिस्थितियां कैसी हो, होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्या को प्रस्तुत करें और हल करें। बाकी के स्टूडेंट्स का क्या हो, जब होनहारी करेंगे तो शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा में क्रियाकलापों में संलग्न रहने की अपेक्षा हो, ये भी रॉन्ग। बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 3 ही गिवन थे, तो यहां पर जो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बच्चे सीखने में आनंद लेंगे तो वो परिस्थितियां उनके सीखने के लिए अनुकूल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितियां आकृतियों को विभिन्न समूह में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों का वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तर का आकलन कर रही हैं। देखिए वेन हिले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन हिले से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। एक क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मैथ में आपका पक्का कर दूंगा। 100% मैं कह रहा हूं कि वेन हिले से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा बी विश्लेषण। और मैं पूरा समझा देता हूं विश्लेषण क्यों आएगा, क्योंकि वेन हिले ने 5 सिद्धांत दिए हैं। 5 सिद्धांत और 4 स्तर। स्तर पूछे जाए, लेवल पूछे जाए तो 4 याद रखिएगा, सिद्धांत पूछे जाए तो आप लोग 5 याद रखिएगा। तो इसमें याद रखिएगा क्योंकि ये शुरू होता है, वो शुरू होता है लेवल 0 से। तो लेवल 0 जो है, लेवल 0 है, ये है इनका चक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में बच्चा क्या करता है लेवल 0 पे जब होता है कि इसमें बच्चा सिर्फ वस्तुओं के आकृति को देखकर उसके आकार का वर्गीकरण करता है। ये विजुअलाइजेशन में बच्चा लेवल 0 पर सीख जाता है।
जैसे समोसे को देखकर त्रिभुज बताना, बिस्किट को देखकर आयत बताना, रोटी को देखकर व्रत बताना, इतना बच्चा लेवल 0 पर सीख जाता है। अब लेवल 2 की अगर मैं इसकी बात करूं, लेवल 2 आ जाएगा, सॉरी ये लेवल क्या होगा 1 होगा, और लेवल 1 क्या है इसका, विश्लेषण है। लेवल 1 क्या है, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस है। इसमें बच्चा क्या सीख जाता है, इसमें बच्चा वस्तुओं की आकृति के आधार पर उनके गुणों में अंतर कर पाता है, उनके गुणों में अंतर कर पाता है। जैसे कि वर्ग और आयत में वो बता रहा है कि वर्ग में और आयत में बता देगा कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजा उसकी बराबर होती हैं। लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें होता है आपका, इसमें बच्चा आकृति के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देता है। इसके में क्या करता है बच्चा, आकृति के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देता है। वहीं लेवल 3 की बात करें, लेवल 3 जो है ये है औपचारिक यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृति के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, आके जैसे आयत का फॉर्मूला ढूंढ लिया, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला ढूंढने लग गया, वर्ग है तो वर्ग का फॉर्मूला ढूंढने यहाँ पर लग जाएगा। लेवल इसका 4 है, तो लेवल 4 की बात की जाए तो लेवल 4 में इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा अपने से जामीय चिंतन के आधार पर वस्तु बना लेता है। अतः सुश्री एस्टा द्वारा विद्यार्थियों गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों की विभिन्न समूह बांटने क्रियाकलाप वेन हिले के विश्लेषण स्तर का आकलन कर रही है। तो इसका आंसर क्या था, विश्लेषण, इसका जो हमारा आंसर था। ये पहले 2 या 3 लेवल से ही, आपके 2 लेवल से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन 3 से ही ज्यादातर आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको कर लीजिएगा। 100% यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। निम्नलिखित में से कौन संबंध सबसे कम उपयुक्त है, गणित में की प्रकृति के अनुसार कौन सा संबंध सबसे कम उपयुक्त है, यहां आपसे पूछा गया है। कि देखिए गणितीय अवधारणा की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है, जी हाँ बिल्कुल पदानुक्रमित ये होती है। गणित को प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है। गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता व्यक्तिपरता सम्मिलित होती है। सदैव आते ही वर्ड नेगेटिव बन जाता है, सदैव केवल परिभाषा याद करना रटना ये सब कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव आंसर पूछा गया था, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर रॉन्ग हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। आयतों को क्या किया उन्होंने, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। इस कार्य को देखकर शिक्षिका प्रयत्न कर रही है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, यहां देखिए एक अंकगणित से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करने का, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लें। सूत्र याद करने वाला कोई इसमें मैटर उसने बताया नहीं कि विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण करने में सहायता करे। प्रत्यास्मरण करना नेगेटिव पॉइंट होता है, इससे हमें दूर बच्चे को बचा के रखना है। सरणी व्यूह गुणन आयतों के क्षेत्रफल गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्म की अवधारणा को एक साथ जोड़ने का प्रयास करना, ये बच्चे को सिखाना चाह रही हैं कौन, सुश्री सम्मी। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा जो है ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भार 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता। आपके पास 100 ग्राम 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांट हैं, तो इनमें से कौन सा वेट जो है वो इन बांटों से मापा नहीं जा सकता। तो पहले देखिए 300, तो 300 में 100 प्लस 200 कर सकता हूं, 300 हो जाएगा। दूसरा है 700, 700 में 200 प्लस 500 कर सकता हूं, 200 प्लस 500, 200 प्लस 500 तो 700 आपका हो जाएगा। 400 500 माइनस 100 ग्राम कर सकता हूं, ये भी हो जाएगा। 750 नहीं होगा, 750 नहीं होगा क्योंकि 50 ग्राम का कोई बांट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 27, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो से, कहां से आरंभ हो, ये आपसे पूछा गया है। एक भिन्न की परिभाषा
परिभाषा के बारे में मैंने बताया था, परिभाषा बताना, याद करना, ये सब कुछ रॉन्ग होते हैं। पूर्णांकों को पुनः स्मरण, श्यामपट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करना, विभिन्न भिन्नों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। जी हाँ, बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे को सिखा सकते हैं कि देखिए इससे हमने क्या सिखा दिया, इससे 1/2 सिखा दिया, एक सर्कल और हमने बना लिया, इससे हम बच्चे को यहाँ पर 1/4 सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। सबसे कम वाला आपसे पूछा गया, याद रखिएगा, सबसे कम। तो चारों को पढ़ लेते हैं। आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्या का विभाजन समझा जा सकता है। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच को संबंध को समझते हैं। विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना क्रिया विधि से जानते हैं। और विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझाने के लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो सबसे कम जो इसमें होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। यहां आपको दिया गया कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। देखिए कब सीखते हैं, बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते और बच्चा उसका पुनरुपांतरण करता है, तब ज्यादा सीखते हैं। चलिए होल्ड करते हैं इसको। बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरों और परीक्षाओं में भाग लेने, संलग्न रहने के लिए यानी अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चा उसमें एक्टिव रूप से रहता है, तो बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, तो बच्चा सीखेगा डेफिनेटली। ये ऑप्शन तो राइट होने वाला, पहला वाला मैंने होल्ड कर रखा है अभी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन अभी तक हमें राइट मिला है। अब देखते हैं कि शिक्षण हेतु अवधारणा को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, उसके पूर्व के जो विचार हैं उनसे जोड़ना। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो बी और सी हमें मिल चुके हैं राइट। तो जिसमें बी और सी होंगे और अगर ए भी होगा तो उसको देख लेंगे। तो देखिए सिर्फ अगर ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी और सी है, ऑप्शन ए की बात करें तो बी और सी है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो ऑप्शन बी और सी हमारा यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद आंसर निकला वो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हमारा निकल आया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एलिमिनेट करके सॉल्व किया करो। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे नाम इस तरह लिखता है, 1 ONE, 2 लिखता है वो TO, 3 4 लिखता है FOR, 5 लिखता है 5। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन से दिए गए संदर्भ के लिए सही है। इसमें से कौन सा सही है ये देख लेते हैं कि बच्चा संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक संख्याओं के रूप में नहीं समझता। रॉन्ग ऑप्शन, बिल्कुल समझ रहा है तभी वो लिख पा रहा है। ऑप्शन सी, बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की हैं। ये तार्किक त्रुटि हम इसको नहीं कह सकते, इसको लॉजिकल एरर हम नहीं कह सकते। द चाइल्ड इज यूजिंग होमोफोन्स इनकरेक्टली। यस, होमोफोन्स की इनकरेक्ट हम इसको कह सकते हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होमोफोन्स की उसकी मिस्टेक यहाँ पर उसने की है। तो इस तरीके से हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ईवीएस के नोट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, एसएसटी के नोट्स भी मिल जाएंगे, साइंस के नोट्स भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करने के बाद मिल जाएंगे। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के बाद मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।